नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने और आज मैं आप लोगों को भारतीय इतिहास जो 3 कालखंडों में विभाजित है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इसमें जो मध्यकालीन भारत वाला भाग है उसके अंतर्गत एक वंश है मुगल वंश, उसके विषय में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगा। चलिए हम लोग मुगल वंश शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुगल वंश की स्थापना भारत में किसने की और इसके बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करते हैं। लेकिन आज, हालांकि आज जो हमारा पहला दिन है, तो आज मैं मुगल वंश की स्थापना किसने की उसके विषय में बताऊंगा। आज हमारी क्लास थोड़ी छोटी होगी, लेकिन कल से आगे कंटिन्यू होगी। चलिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया। मतलब हम यूँ कहें तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। वह पिता की ओर से चगताई तुर्क और माता की ओर से मंगोल वंश से संबंधित था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उसने स्वयं को अपनी माँ के वंश से मानने पर ज़्यादा जोर दिया है, इसीलिए उसके द्वारा स्थापित वंश को मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। हम बाबर के संपूर्ण जीवन को 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। आइए वो 3 चरण कौन कौन से हैं उसके विषय में जानते हैं। अगर हम उसके पहले चरण के विषय में बात करें तो उसके अंतर्गत हम उसके आरंभिक जीवन एवं काबुल की विजय के बारे में बात करेंगे, और उसके द्वितीय चरण के अंतर्गत हम काबुल के शासक के रूप में उसकी भूमिका देखेंगे, और जो उसका तृतीय चरण और अंतिम चरण होगा वो भारत में उसकी क्या क्या गतिविधियां थीं उसके विषय में बात करेंगे। चलिए, बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में एक जगह था जिसका नाम था अंदीजन, फरगना वहाँ पे हुआ था। बाबर का मूल नाम अगर हम कहें तो जो बाबर का मूल नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और बाबर की माता का नाम कुतलुब निगार था। बाबर ने कुछ उपाधियां भी धारण की थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण उपाधि थी बादशाह, जिसको बादशाह भी बोलते हैं। तो ये बाबर के द्वारा धारण की गई जो उपाधि बादशाह है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम वह कौन सा मुगल शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, तो इसका सही जवाब होगा बाबर। बाबर को कलंदर की भी उपाधि दी गई थी। तो चलिए, हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबर का जन्म कब हुआ था, बाबर के पिता का नाम क्या था, बाबर की माता का नाम क्या था, बाबर का मूल नाम क्या था। 1504 ईस्वी में
काबुल पर विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने पहली बार तैमूरी परंपरा के विरुद्ध बादशाह की उपाधि धारण की। अभी भाई हम जिक्र कर रहे थे कि सर्वप्रथम मतलब पहली बार कौन सा मुगल शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, तो मैंने आपको बताया था कि उसका नाम बाबर था। तो वही जब बाबर 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय पा लेता है तो उसके बाद उसने तैमूरी परंपरा के विरुद्ध बादशाह की उपाधि धारण की थी। इससे पूर्व वह मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। तो ये हो गई बादशाह की बात। दूसरी बात, उसको जो कलंदर की उपाधि दी गई थी तो उसके पीछे क्या कारण थे? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में, जब 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने विजय हासिल की थी, जब बाबर को विजय की प्राप्ति हुई थी तो उसने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान किया था, एक एक चांदी का सिक्का दान किया था। उसकी इस उदारता को देखते हुए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। अब यहाँ पे दो बातें हो गई, एक तो उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी और एक उसे जो कलंदर की उपाधि दी गई थी। दोनों के विषय में मैंने आपको बता दिया। जो मैंने अभी आपको बताया कि चांदी के सिक्के, आइए सिक्कों के विषय में कुछ बात करते हैं। तो जब हम सिक्के की बात करते हैं तो बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख और कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया। मैंने आपको क्या कहा कि बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख और कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया। उसके चांदी के सिक्कों पर एक तरफ जो होता है, अगर हम बात करें तो उसके चांदी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं का नाम और दूसरी तरफ बाबर का नाम व उपाधि अंकित थी। ये तो हो गई उसके जो सिक्के से संबंधित उसकी जो बातें थी वो हो गई। अब हम बात कर लेते हैं बाबर की आत्मकथा के बारे में। तो बाबर की जो आत्मकथा थी उसका नाम था बाबर नामा। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की थी। इसी को बाबरनामा या वाकियाते बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम अकबर के समय में किसका बाबर के आत्मकथा जो बाबरनामा थी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तो सर्वप्रथम अकबर के समय में बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद जो अकबर के टाइम जिसने किया था उस व्यक्ति का नाम था पायंदा खां। इसके कुछ समय बाद अब्दुल रहीम खान खाना ने भी 1590 ईस्वी में फारसी में इसका अनुवाद किया। जैसा कि मैं भी आपको बताया कि जो बाबरनामा जो बाबर के द्वारा लिखी गई थी तुर्की भाषा में, उसका अकबर के टाइम फारसी भाषा में पहली बार अनुवाद हुआ। इसके पायंदा खां ने किया था और बाद में जो अब्दुल रहीम खाना थे उन्होंने भी इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था 1590 ईस्वी में। अब देखिए, जो बाबरनामा थी
उसका फारसी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई, उसका अनुवाद हुआ किसमें? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में उसका अनुवाद हुआ। अब उसका अनुवाद फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में हो रहा है, और इसका फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद कर रहा है, सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो उस व्यक्ति का जो नाम है वो है लीडन। लीडन थे, अर्स्किन थे और एल्किंग थे, जिन्होंने 1826 ईस्वी में इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। फारसी से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया ना। एक व्यक्ति थे मिजेस वेब्रिज, उनका नाम था मिजेस वेब्रिज, जिन्होंने सर्वप्रथम जो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी, उसको उन्होंने तुर्की भाषा से सीधे अंग्रेजी भाषा में 1905 ईस्वी में इसका अनुवाद करवाया। देखिए, यहाँ 2-3 चीज़ें ध्यान देने की बातें हैं। सबसे पहली चीज़ कि बाबर के द्वारा जो उसकी आत्मकथा लिखी गई बाबरनामा, वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद अकबर के टाइम में तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया। अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा भी उसका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, तुर्की भाषा से ना। उसके बाद फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में, फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में 1826 ईस्वी में अनुवाद। लेकिन जो 1905 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है बाबरनामा का, वो अनुवाद फारसी भाषा से नहीं हुआ है, वो अनुवाद तुर्की भाषा से, जो उसकी मूल भाषा थी तुर्की, उससे सीधे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है। इस अनुवाद को जिसके द्वारा किया गया, उस व्यक्ति का नाम मिजेस वेब्रिज था। ठीक है। बाबर ने मुबैयान नामक एक पद्य शैली का भी विकास करवाया था। किसका? मुबैयान नामक एक पद्य शैली का भी विकास करवाया था। बाबर के द्वारा जो होता है, रिसाल ए उसज की रचना की गई थी, जिसे खत बाबरी भी कहा जाता है। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की, अब थोड़ा सा हम और डिटेल में बाबर के प्रारंभिक जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। तो बाबर का जो पूरा नाम, अगर हम कहें तो बाबर का जो पूरा नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में अंदीजन में हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा और उसकी माता का जो नाम था वो कुतलुग निगार था। बाबर अपने पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो आप देख ही रहे हैं कि चंगेज खां और तैमूर का वंशज अपने आप में काफ़ी पराक्रमी लोग थे। लोग वीर लोगों में इनकी गिनती होती थी। तो इस प्रकार उसकी धमनियों में 2 वीर विजेताओं का रक्त प्रवाहित था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, बाबर के पिता जो उमर शेख मिर्जा जी थे, वो फरगना के
छोटी सी जागीर के मालिक थे। एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है और जब उनकी मृत्यु होती है 1494 में, तो उस समय बाबर की उम्र मात्र और मात्र 12 वर्ष थी। सोचिए, इतनी छोटी सी अल्पायु में किस तरीके से वो गद्दी पे बैठा होगा और कैसे उसने शासन किया होगा। तो जब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई तो उसके उपरांत 12 वर्ष की आयु में 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। अब हम फरगना के शासक के रूप में बाबर को देखेंगे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात जब बाबर 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा तो उसके सामने अनेकों कठिनाइयां थीं। उम्र सिर्फ 12 वर्ष और एक शासक के रूप में जागीर छोटी हो चाहे बड़ी, इतनी कम उम्र के बच्चे को जब आप शासक बना देंगे तो स्वाभाविक है कि दिक्कत परेशानियां तो आएंगी ही। फिर भी बाबर इन चीजों से विचलित नहीं हुआ। वह गद्दी पर बैठा और जब वह गद्दी पर बैठा तो उसके सामने अनेकों कठिनाइयां परेशानियां थी और उसको ये सारी परेशानियां और जो कठिनाइयां थी ये उसको अपने सगे संबंधियों से ज़्यादा थी। जो उसके सगे संबंधी थे उससे उनको ज़्यादा परेशानियां थी, ज़्यादा दिक्कतें थी। उसमें एक उसके चाचा थे। उसके चाचा जिनका नाम अहमद मिर्जा था और उसके एक मामा थे जिनका नाम महमूद खां था। ये दोनों आपस में मिलकर संयुक्त रूप से फरगना पे इन लोगों ने आक्रमण कर दिया। हालांकि ये जो फरगना पे आक्रमण करके वहाँ अपना आधिपत्य या अधिकार जमाना चाहते थे उसमें इन्हें सफलता नहीं मिली। बाबर ने इनका पूरी दृढ़ता के साथ सामना किया और ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। एक समझौते के तहत ये वापस समरकंद चले गए। इस प्रकार बाबर इतनी छोटी सी उम्र में इन मुसीबतों का धैर्य के साथ, पूरे साहस के साथ सामना किया और जो उसके सामने कठिनाइयां थीं उसको समाप्त किया और अपनी शक्ति को और सुदृढ़ किया। जब बाबर ने फरगना में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया, अपने आप को मजबूत कर लिया, तब उसने सोचा कि फरगना पे तो अपना पूरा अधिकार हो ही गया। अब कोई उसको बाह्य आक्रमण से कोई किसी भी प्रकार का कोई खतरा तो था नहीं। तो अब उसका ध्यान गया समरकंद की ओर। समरकंद वह स्थान है जो 140 वर्षों से तैमूरों की राजधानी बना हुआ था और बाबर महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। बाबर ने ये सोचा, उसका समरकंद की तरफ ध्यान जाने का एक और भी बहुत बड़ा कारण था। बहुत बड़ा कारण ये था कि फरगना के सीमा के निकटवर्ती समरकंद था। उसने ये सोचा कि जब हमारा अधिकार समरकंद पे हो जाएगा तो पश्चिम की तरफ से हमें
किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा। इसलिए उसका ध्यान और आकृष्ट हुआ समरकंद पे, और उस समय समरकंद पे उसके चाचा अहमद मिर्जा का अधिकार था। अहमद मिर्जा का अधिकार था। जब बाबर अगर समरकंद पे अधिकार कर लेता है तो इससे उसकी शक्ति और उसकी प्रतिष्ठा दोनों का जय जयकार होता, और कहीं ना कहीं बाबर और मजबूत होता। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बाबर ने 1496 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण कर दिया। हालांकि बाबर जब 1496 ईस्वी में समरकंद पे आक्रमण किया तो वह सफल नहीं हुआ, लेकिन बाबर जो कि काफ़ी महत्वाकांक्षी था और वो जो अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहता था, तो हार मानने वाले व्यक्तियों में नहीं था। उसने फिर 1497 ईस्वी में दूसरा आक्रमण किया और अपने 7 माह के कठोर घेराबंदी के बाद वह समरकंद पर अधिकार करने में सफल हुआ। हालांकि उसका यह अधिकार स्थायी रूप से नहीं रहा। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह थी कि जब वह समरकंद की तरफ कूच किया था या समरकंद को अपने अधिकार में करने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहा था, तो उसने जब पूरा ध्यान समरकंद की तरफ लगा दिया तो जो फरगना जहाँ का वह शासक था, उसके 100 दिन की अनुपस्थिति में वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इसकी सूचना जब बाबर को मिली तो बाबर समरकंद से फरगना की तरफ कूच किया। फरगना को बचाने के लिए बाबर समरकंद से फरगना की ओर चला, लेकिन जब तक वह कुछ कर पाता, वहां के विद्रोहियों का फरगना पे अधिकार हो गया था और बाबर के सौतेले भाई जिनका नाम जहांगीर मिर्जा था, उसको वहां के विद्रोहियों ने गद्दी पे बैठा दिया और राज्य के शेष भाग उसके मामा जिनका नाम महमूद खां था, उनको सौंप दिया गया। तो इस प्रकार फरगना पूरी तरीके से बाबर के हाथ से निकल गया। फिर बाबर ने कहा, फरगना तो चला गया, अब चलते हैं समरकंद की तरफ। बाबर जब वापस से समरकंद की तरफ चला तो उसको पता चला कि समरकंद भी उसकी हाथों से निकल गया और उसकी हाथ से निकल के उज्बेक सरदार सैबानी खां का समरकंद पे अधिकार हो गया। इस प्रकार बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि मैं फरगना के लिए समरकंद को खो दिया और अब फरगना भी मेरी हाथों से निकल गया। देखिए किस तरीके से बाबर के जीवन में उतार चढ़ाव बराबर बना हुआ है। अब बाबर का राजनीतिक निर्वासन के विषय में जब हम बात करते हैं तो हमने ये देखा कि बाबर के हाथ से फरगना भी निकल गया और समरकंद भी बाबर ने खो दिया। तो जब दोनों चीज़ें उसके हाथ से निकल गई तो कुछ दिनों तक भाई बाबर जैसे बेघर आदमी नहीं हो जाता है, बेघर प्रवासी की तरह इधर उधर घूमता फिरता रहा। हालांकि वह शासक था और शासन करने की उसकी आकांक्षा और
जीतने की इच्छा जो उसके अंदर थी, वो बार बार उसे प्रेरित करती थी। बाबर ने पुनः प्रयास किया, बाबर ने एक बार पुनः प्रयास किया और बाबर फिर से 1499 ईस्वी में फरगना पर अधिकार कर लिया। मतलब देखिए, फरगना गया, समरकंद गया, बाबर हार नहीं माना। इतनी छोटी उम्र में इतना महत्वाकांक्षी शासक बाबर ने 1499 ईस्वी में पुनः फरगना पर अधिकार कर लिया। हालांकि उसका यह अधिकार ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। 1500 ईस्वी में फरगना फिर उसकी हाथों से निकल गया। फिर बाबर इधर उधर घूमता फिरता रहा। फिर बाबर ने समरकंद पे अधिकार करने को फिर सोचा और बाबर ने समरकंद की ओर कूच किया। जब बाबर समरकंद की ओर कूच किया तो एक बार फिर से बाबर ने समरकंद पे अधिकार कर लिया। तो देखिए किस प्रकार उज्बेकों को, जो शैबानी खां था, उसको बाबर ने फिर पराजित किया और समरकंद पे अधिकार किया। लेकिन समरकंद पे जो उसका अधिकार था वो स्थायी नहीं था। 8 माह बाद शैबानी खां ने विशाल सेना के साथ बाबर पर फिर से आक्रमण कर दिया और बाबर को पराजित कर दिया। 1502 ईस्वी में सरे पुल के ऐतिहासिक युद्ध में बाबर पराजित हुआ और मध्य एशिया से बाबर को उज्बेकों ने खदेड़ दिया। इस युद्ध में शैबानी खां बाबर के विरुद्ध उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर एक बार पुनः 3 वर्षों अर्थात 1502 से 1504 ईस्वी तक निर्वासित एवं हारे हुए जुआरी की तरह इधर उधर भटकता रहा। भटकते भटकते बाबर को पहली बार भारत और उसकी अपार संपदा के बारे में एक बुढ़िया से जानकारी प्राप्त हुई। अतः उसने काबुल की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। तो इस प्रकार बाबर अब काबुल पर अधिकार करने के विषय में सोचने लगा। जब उसके हाथ से फरगना भी निकल गया, समरकंद भी निकल गया, तो अब उसका ध्यान काबुल की तरफ गया और वो काबुल पर अधिकार करने के बारे में सोचने लगा। इस बार भाग्य ने बाबर का साथ दिया। जब उसने काबुल की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया, काबुल की तरफ कूच किया, तो उस समय वहां पे राजनीतिक उपद्रव फैला हुआ था। बाबर के सबसे छोटे चाचा उलग बेग, जिनका नाम था उलग बेग, के 1501 ईस्वी में जब मृत्यु हो गई थी तो उनके पुत्र अब्दुल रज़ाक, उनके जो पुत्र थे अब्दुल रज़ाक को मुकीन बेग नामक विश्वासघाती ने गद्दी से हटा दिया था। देखिएगा किस तरीके से वहाँ की राजनीतिक उपद्रव बाबर के पक्ष में है। राजनीतिक उपद्रव है, सारी चीज़ें वहाँ विद्रोह फैला हुआ है, तो ये सारी स्थिति का बाबर किस तरीके से लाभ उठाता है। उधर कुदुज के गवर्नर खुसरो शाह की पराजय के बाद उसके बहादुर सिपाही बाबर की ओर जा मिले
इस प्रकार बाबर की सैनिक शक्ति में और भी वृद्धि हो गई। इन सारी चीज़ों का बाबर ने फ़ायदा उठाते हुए 1504 ईस्वी में काबुल पे आक्रमण किया और काबुल को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। जब बाबर ने काबुल को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया तो उसका राजनीतिक जीवन स्थिर हो गया, और जब उसके जीवन में स्थिरता आ गई तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब उसके जीवन में स्थिरता आ गई और जब वह वहाँ का शासक बन गया तो उसी समय बाबर ने पहली बार तैमूरी परंपरा के विरुद्ध पातशाह, जिसे बादशाह भी कहते हैं, पातशाह की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने बाबर के विषय में पूरा तो नहीं, कुछ बातें जानी हैं, और बाबर के प्रारंभिक जीवन के विषय में भी कुछ चीज़ें हम लोगों ने जानी कि कितनी कम उम्र में उसके पिता का निधन हो गया और कितनी कम उम्र में वह फरगना का शासक बना। फिर समरकंद की तरफ उसका ध्यान आकृष्ट हुआ, फिर समरकंद को भी जीता, फिर स्थायी रूप से वहाँ वह नहीं रह सका, समरकंद भी निकल गया, फरगना भी निकल गया, फिर उसका किस तरीके से काबुल की तरफ ध्यान गया। तो ये सारी बातें हम लोगों ने बाबर के विषय में जानी, और अभी हमें बाबर के बारे में काफ़ी चीज़ें जाननी हैं, और वो मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फिर से बाबर किस तरीके से समरकंद को जीतेगा, फिर समरकंद निकल जाएगा और फिर वो कैसे काबुल की तरफ फिर आएगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी बाबर के द्वारा। बाबर ने भारत पर जो आक्रमण किए उसके विषय में अभी मैं आपको बताऊंगा। जो पानीपत का युद्ध था, खानवा का, घाघरा का, चंदेरी का, ये सारे युद्धों के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज इतना ही, और मित्रों बाकी बची बातें हम लोग अपने आगे वाले वीडियो में करेंगे। और आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हिम्मत आता है और आगे और अच्छा वीडियो बनाने में साहस मिलता है, हिम्मत मिलती है कि हाँ हमें और कुछ करना चाहिए। और बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि हमारी आगे की जो भी नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है मित्रों, नमस्कार।